साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रावलपिंडी स्टेडियम में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होने वाले मैच के चौथे रोज का खेल देखा। कमर जावेद बाजवा ने मैच के दौरान दोनों टीमों के खेल की भी तारीफ की। वाज़ेह रहे, कमर जावेद बाजवा हाल ही में आर्मी चीफ के ओहदे से रिटायर्ड हुए थे और इन्होंने फौज की कमान जनरल आसिम मुनीर के स्पुर्द की थी। रिटायरमेंट के बाद ये पहला मौका है साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा क्रिकेट मैच स्टेडियम में देखने पहुंचे हैं। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा मैच देखने के बाद स्टेडियम गेट पर मौजूद अवाम से मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ सवाल ये है कि क्या बाजवा साहब अवाम में निकल कर इनका रवैया देखने की कोशिश कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो इन्हें फिलहाल ये रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस वक्त अवाम सिर्फ गुस्से में ही नहीं बहुत तकलीफ में भी है, क्योंकि जिस इदारे से अवाम दिलो जान से मोहब्बत करती है, हाजी साहब ने उस इदारे का तासुर खराब करने की कोशिश की है। पाकिस्तान का हर इदारा काबिले एहतराम है। काबिले नफरत तो इन इदारों पे मुसल्लत होने वाले होते हैं जो अपने ओहदे को पाकिस्तान की तरक्की की बजाय अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाजी साहब और इनके अहले खाना के असासा जात की तफसीलात फैक्ट फोकस नामी वेबसाइट पर शाया की गई हैं, जिसमें इल्जाम आयद किया गया है कि कमर जावेद बाजवा के आर्मी चीफ बनने के बाद इनके अहले खाना की दौलत में बेपनाह इजाफा हुआ है और इनके खानदान के कई अफराद अरबपति बन चुके हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कमर जावेद बाजवा की अहलिया आयशा अमजद के असासे जो 2016 में सिफर थे, वो 6 बरसों में 2 अरब 20 करोड़ रुपए हो गए। हाजी साहब की बहू 2018 तक किसी असासे की मालिक नहीं थी। फिर इनकी शादी हमारे आर्मी चीफ हाजी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के बेटे साद बाजवा से हो गई। फिर अचानक 1.275 मिलियन रुपए की मालिक बन गई। यही नहीं, अब इस खरपति खातून की मलकियत में 212 केनाल जरी जमीन, DHA लाहौर में 8 मरले के 4 कमर्शियल प्लॉट, ग्रैंड हयात इस्लामाबाद में 7 करोड़ का अपार्टमेंट, DHA गुजरांवाला में 1 केनाल के 8 प्लॉट, एक प्राइवेट कंपनी में 1.5 मिलियन के 15,000 शेयर्स, लाहौर में 12 मरला जमीन के साथ साथ एक ऑयल कंपनी टैक्स पेट्रोलियम में मैनेजर भी बन गई। और इधर अवाम बेचारी को पैनाडोल मिलना भी मुश्किल है। आसमा जहांगीर ने एक बार कहा था कि अगर जर्नेलों की करप्शन सामने आ जाए तो करप्ट सियासतदान मासूम लगने लगेंगे। ये बिल्कुल सच है। बाजवा की बहू और साबिर मिट्ठू की बेटी सिर्फ 9 दिन में अरबपति बन गई, जबकि बाजवा की बीवी 6 सालों में खरबपति बन गई है, जो प्रॉपर्टी के खरीदो फरोख्त से लेकर डॉलरों की खरीदो फरोख्त तक पहुंच गई। एक 22 ग्रेड के सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी? बात यह है कि जर्नेलों की करप्शन होश उड़ा देने वाली होती है, पर्दे के पीछे होती है, जिसका जिक्र कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। बार बार ये सवाल हर पाकिस्तान के जहन में आता है कि जर्नेल रिटायर्ड होकर खरबपति बनकर बाहर के मुल्क में ही क्यों बसता है? तो इसका जवाब यही है कि अपनी करप्शन की सरमायाकारी बैरूने मुल्क महफूज रहती है। अभी ट्विटर पर एक तजिजियाकार पाकिस्तानी फाइनेंशियल माहिर ने लिखा है कि दुनिया भर में जो करप्शन की जायदादें पकड़ी जाती हैं या मालूम हो जाती हैं, वो सिर्फ मुकम्मल करप्शन का 15% होता है। बाकी 85% शेल कंपनीज, ट्रस्टीज वगैरह से गुजर कर बिल आखिर बेनामी बन जाते हैं और फिर गुमनामी रहते हैं। ये 85% पैसा छुपाने के लिए दुनिया के 14 बैंक सरे फिरिस्त हैं, जिनमें से 9 बैंक अमेरिका और बरतानिया में हैं। अगर इस शख्स की करप्शन के खिलाफ कार्रवाई होगी भी तो सिर्फ 15% के खिलाफ होगी, 85% इसका बिल्कुल महफूज रहेगा। अगर साबित भी हो जाए जुर्म तो वो 15% करप्शन में से सिर्फ 2% देकर वो 15% भी रखेगा और 85% तो वैसे भी महफूज है। यानी कि हमारे मुल्क में करप्शन को मुकम्मल कानूनी तहफ्फुज हासिल है और इसका सेहरा कुछ जर्नेलों के साथ है। ओहदे हमेशा नहीं रहते और किसी भी ओहदे पर रहने वाले को अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए एहतियात करना चाहिए। कमर जावेद बाजवा के रिटायर होने पर अवामी रद्दमल साबित कर रहा है कि खुद को फिरौन समझने वाले आज निशाने इबरत बन रहे हैं। इनका किरदार तारीख में कभी अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखा जाएगा। कमर जावेद बाजवा अपने पीछे सियासी अदम इस्तेकाम, कमजोर माइशत और सबसे बदतरीन चीज फौज और अवाम में एतमाद का टूटा हुआ रिश्ता छोड़कर चला गया, जिसकी वजह उसके दौर में किए जाने वाले इसके बदतरीन फैसले थे। मुल्क का सबसे ताकतवर सिपा सलार कह गया है कि अब मैं गुमनामी की जिंदगी गुजारूंगा। बादशाह से गुमनामी के इस सफर में जितनी दौलत और जितनी बेइज्जती बाजवा ने कमाई है, शायद ही किसी और सिपा सलार ने कमाई हो। मैंने कई बुजुर्गों से पूछा कि आपने अपने जमाने में किसी अयूब खान की, किसी यहिया खान की इतनी बेइज्जती सुनी थी? सब ने कहा नहीं। जनरल जिया और मुशर्रफ की बेइज्जती हमने आंखों से देखी है, लेकिन वो भी चंद दिन की थी। इनमें से भी किसी को गद्दार नहीं कहा गया। बाजवा साहब अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। कल बाजवा साहब ने चंद नामवर सहाफियों के साथ अलविदाई मीटिंग की, जिसमें आसमा शिराजी ने बड़ा अहम सवाल पूछा कि बाजवा साहब, रजीम प्रोजेक्ट आपका वो फेलियर है जिसे फौज को कई दहाइयों तक भुगतना होगा। बाजवा साहब ने पहली बार हक गोई का मुजाहरा किया और बड़े दुखी दिल के साथ कहा कि हम 4 जनरल्स PDM पर कुर्बान हुए हैं और बड़ा दुख ये है कि फौज की साख को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। हमने देखा कि CPEC आ चुका है, माइशत मजबूत है। तारीख में पहली बार पाकिस्तान इतना स्ट्रॉन्ग था, डॉलर भी मुस्तहकम था। हमने PDM के लिए तमाम रास्ते क्लियर किए और इसने हमें यकीन दिलाया कि माइशत इससे भी बहुत ज्यादा बेहतर होगी, क्योंकि हमारे पास 200 बंदों की माशी टीम है। लेकिन PDM को लाने के बाद हमें चंद महीनों में ही एहसास हो गया था कि हम बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं। क्योंकि हम इसका हिस्सा थे, इसलिए हमने आखिरी दम तक PDM को बेहतर करने की, मुल्कों से ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन ये न चल सके क्योंकि ये सिर्फ बातें ही कर सकते थे। अमलन इनके पास कुछ भी नहीं था। मजीद तबाही
तबाही से बचने के लिए हमने न्यूट्रल होना ही बेहतर जाना। अब हमें गेट नंबर 4 को मुकम्मल तौर पर हर किस्म के सियासतदानों के लिए बंद करना होगा। इसी में पाकिस्तान की भलाई है। बाजवा साहब बहुत देर कर दिया आपने, क्योंकि मरते वक्त तो हर बुरे बंदे की यही ख्वाहिश होती है कि अल्लाह पाक कलमा नसीब फरमा दे। बादशाह से गुमनामी के इस सफर में जितनी दौलत और जितनी बेइज्जती जनरल बाजवा ने कमाई है, शायद ही किसी सिपा सालार ने कमाई हो। दौलत इन्होंने उन कानूनी तरीकों से कमाई है जो फौज और रियासत ने मिलकर वजह कर रखे हैं। बेइज्जती इन्होंने अपनी मेहनत से कमाई है। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, बाजवा साहब का इमरान खान पर बहुत बड़ा एहसान है। पहली बार इसे वजीर आजम बनवाया और दूसरी बार इसे 2/3 अक्सरियत से वजीर आजम बनने के काबिल बनाया। क्योंकि अगर इमरान खान की हुकूमत खत्म ना होती तो अवाम ने यही समझते रहना था कि इमरान खान ने बहुत महंगाई की है और नवाज शरीफ ने दूध की नहरें बहा देनी थी। मगर खान की हुकूमत खत्म होने से अवाम के सामने सब खुलकर आ गए हैं और अवाम सब कुछ जान चुकी है। खान साहब ने भी इस मामले में खामोशी तोड़ दी। बाजवा मुझे धोखा देता रहा। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा बंदा नहीं देखा। इस बाजवा ने इतनी 2 नंबरी की है, मैं बता नहीं सकता। मैं वजीर आजम हाउस से एक डायरी के साथ निकला। इनके प्लान के मुताबिक तो मुझे तो जलील हो जाना चाहिए था, मगर मुझे बहुत इज्जत मिली। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। IB का ऑफिसर आकर मुझे डर डर कर बता रहा था कि जनरल बाजवा और ये बाकी साजिशकारें हैं आपकी हुकूमत गिराने के लिए। लोगों को जेलों में बाजवा डालते थे, मगर वो लोग 2 हफ्ते बाद बाहर आकर गालियां मुझे देते थे। एक्सटेंशन देना एक बड़ी गलती थी, कभी एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए। परवेज इलाही मेरे साथ खड़े हैं। इन्होंने मुझे पूरी अथॉरिटी दी है कि जिस दिन आप चाहें तहलील कर दें, हम उसी माह असेंबली तहलील कर देंगे। बजट तक वक्त देना सवाल ही पैदा नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा मार्च तक इलेक्शन जा सकते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते। जनरल फैज को ISI चीफ से हटाने के बाद इन्होंने गेम शुरू कर दी थी। शरीफ खानदान को 40 साल से जानता हूँ। ये बाहर से आते हैं, वारदात करके वापस निकल जाते हैं। दोबारा ये लोग इक्तदार में आकर इन्होंने चोरी शुरू कर दी है और करप्शन के अपने केसेस खत्म कर रहे हैं। 25 मई को पुलिस ने बताया कि हम पर दबाव है, इसलिए तशद्दुद किया। हमें पूरी तरह खत्म करने की कोशिश की गई। जो कुछ हुआ इसके पीछे हैंडलर्स हैं। जितनी डबल गेम जनरल बाजवा ने खेली है, आखिर में एक्सपोज तो हो गए। इज्जत और जिल्लत देने वाली जात अल्लाह ताला की है। अजीब टॉम एंड जेरी चलाया हुआ। मुंशी इसहाक डार कहता है मिफ्ता ने बेड़ा गर्क किया। मिफ्ता कहता है मैं तो ठीक छोड़कर गया था। वैसे बॉलीवुड की फिल्मों में जब विलन सुधरना चाहता है तो अपने गैंग को कहता है अब मैं गुमनामी की जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, और किसी गुमनाम जजीरे वाल टूट जाता है। बिल्कुल ऐसे ही बाजवा साहब भी अब बेल्जियम में गुमनामी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं। बाजवा एंड कंपनी ने जिस तरह लोगों के दिलों में इदारे के लिए नफरत पैदा कर दी है, इसकी असरात बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे। लेकिन अवाम पाकिस्तान से गद्दारी करने वालों को कभी माफ नहीं करेगी। हम जनरल बाजवा की रिटायरमेंट पर इनके हक में ये दलील देने के लिए तैयार बैठे थे कि इन्होंने गलती की है, गद्दारी नहीं की। फिर रिटायरमेंट से चंद दिन पहले शोदा के खानदानों की एक तकरीर में खिताब किया और कुछ ऐसा फरमा गए कि हम अपने सारे दलाइल भूल गए। इन्होंने फरमाया कि हिंदुस्तान की फौज दुनिया में सबसे ज्यादा इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां करती है, लेकिन हिंदुस्तान की अवाम फिर भी उनके साथ खड़ी है। जबकि पाकिस्तानी फौज की कुर्बानियों के बावजूद हम पर बहुत तनकीद होती है। पाकिस्तान के पास एक मजबूत और महंगी फौज रखने की बुनियादी वजह यही है कि हिंदुस्तान हमारा अजली दुश्मन है। हमने अपनी कितनी नस्लों को ये तालीम दी है कि हम भी और हमारी फौज भी हिंदुस्तान की फौज और इसकी अवाम से बहुत बेहतर है। हमारा एक मर्द मुजाहिद 10 हिंदुस्तानी फौजियों का मुकाबला कर सकता है। लेकिन जाते जाते जनरल बाजवा ये फरमा गए कि काश हमारा हाथ भी इतना ही खुला होता जैसे हिंदुस्तानी फौज का है, और काश हमारी कौम भी फौज के साथ वैसे ही खड़ी होती जैसे हिंदुस्तानी अवाम अपनी फौज के साथ खड़ी है। 70 साल तक हमें नजरिया पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद का सबक पढ़ाने के बाद अब हमसे फरमाइश की जा रही है कि पाकिस्तानियों काश तुम हिंदुस्तान वालों जैसे होते, लेकिन आपने घबराना नहीं है और अपने इदारों की इज्जत हमेशा करते रहना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।